हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस में जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, और हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 1 पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, और एलसीएम 306 657 का हमें निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको एक प्रमेय बताया था कि n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये हमारा प्रमेय नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में लिंक दिया गया है इस वीडियो में, और जाकर वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए, जैसा कि n1 क्या है हमारा पहला संख्या, n2 क्या है सेकंड नंबर, एलसीएम और HCF। तो n1 क्या है हमारा फर्स्ट नंबर 306 इंटू n2 क्या है 657 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, इंटू HCF। HCF हमें क्या दिया है 9 दिया है। ठीक है, तो देखिए 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिका 27 हो गया, बचा 3, 9 चौके 36 गुणते 657 इक्वल टू एलसीएम। अब हमें एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका जो गुणा है हमारा वो आएगा आपका 22 33 8 22,338। ये रहा आपका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई प्राकृतिक संख्या है, वो जांच कीजिए कि 6 की घाते n, ये जो संख्या हमारी दिख रही है 6 की घाते n, ये संख्या क्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी वो हमेशा 10 से विभाजित होगी ही। 10 से वह संख्या हमारी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणित 5 होता है। देखिए 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे 2 गुणित 5। अतः संख्या 6 की घाते n में भी 2 व 5 गुणनखंड होने चाहिए, तभी वह संख्या हमारी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तभी वह संख्या हमारी क्या होगी, विभाजित होगी। देखिए अब हम देखेंगे संख्या 6 की घाती n के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे 2 गुणित 3 के पावर n। तो देखिए संख्या 6 की घाती n में 5 गुणनखंड नहीं है। क्या कौन नहीं है, 5। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 व 3 आ रहा है, जबकि हमारे 10 में क्या होगा कि 2 व 5 आ रहा है। कोई भी संख्या 0 पर अंक पर तभी समाप्त हो सकती है जब वो 10 से विभाजित होगी। क्या होगा, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो जरूर 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए अब संख्या 6 की घाते n में जो हमारा 5 वाला गुणनखंड है ये नहीं है। ठीक है, इसलिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, अंक 0 पर
समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों, समझ आया कि नहीं? क्योंकि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वह 10 से जरूर विभाजित होगी। अगर 10 से विभाजित हो रही है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या मिले, 2 और 5 मिला। तो हमने देखा कि 6 की घात n में भी ये गुणनखंड मिल रहे हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि 6 की घात n में हमारा ये 5 जो गुणनखंड है ये नहीं मिल रहा है, अतः वह संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 7 इंटू 11 इंटू 13 11 सॉरी इन प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्या कह रहा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, यह संख्या हमारी भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इसे हम देखिए यहाँ पे दो पद हमें दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं, एक ये 13 है और एक 7 इंटू 11 इंटू 13 है। तो यहाँ पे हमें 13 कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, है ना, 13 कॉमन दिख रहा है। तो हमने 13 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बता 7 इंटू 11 प्लस का 1। ठीक है, इतना बचा। अब यहाँ पे हम ये करते हैं गुणा कि 13 और ये क्या हो गया हमारा 77 प्लस का 1। ठीक है, तो ये 13 हो गया और ये इंटू 78 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1177 प्लस का 1 78 हो गया। तो देखिए हम 78 को ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणते 13 6 78 होता है और 6 को हम 2 गुणते 3 लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 13। अब देखिए इस संख्या के सभी जो गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं सभी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, है ना। 13 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। इसलिए देखिए होता क्या है, क्योंकि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए यह संख्या हमारी अतः है, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। चूंकि इसके सभी गुणनखंड अभाज्य हैं। इसके क्या हैं, सभी गुणनखंड क्या हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, इसलिए यह संख्या कैसी है, एक भाज्य संख्या है। अब देखिए हम चलते हैं अगला टॉपिक पे, क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म हमारा 5 है और एक टर्म यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ भी हमें 5 कॉमन दिख रहा है दोनों पद में। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1, इतना हो गया हमारा ये, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम 5 को कॉमन ले लिया और इससे गुणा कर लीजिए। ठीक है, 7 छंग 42, 42 दूना 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 84 हो गया, इंटू 4 तिहाई 12 प्लस का 1, इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 5 ये हो गया हमारा और 12 चौका 48, 12 अट्ठे 96, 96 4 100 प्लस का 1। देखिए 5 गुणते 1009। अब ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। ठीक है, 5 भी यहाँ पे हमारा अभाज्य है और 1009 भी भाज्य है। ठीक है, सॉरी अभाज्य। तो इसके जो इस संख्या के हमारे जो गुणनखंड प्राप्त हुए दोनों कैसे प्राप्त हुए, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। इसलिए हम इस संख्या को क्या कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके सभी गुणनखंड
इसके सभी गुणनखंड अभाज्य प्राप्त हुए। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे अगर हमने क्यों कहा? क्योंकि जो इसके सभी गुणनखंड हैं अभाज्य प्राप्त हुए, और प्रत्येक भाज्य संख्या के जितने भी गुणनखंड होते हैं हम उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि यानी अभाज्य गुणनखंड हमारे प्राप्त हुए, इसलिए हमने कहा कि संख्या हमारी कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये 6 है। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 हमारा कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हमसे ये पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है हमारा, ठीक है, इस खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार जो है हमारा पथ है। ठीक है, इस वृत्ताकार पथ पर जो हमारा है, कह रहा है कि सोनिया जो चलती है यहाँ से 18 मिनट पहुँचती है। 18 मिनट लगते हैं सोनिया को। यहाँ से जो हमारे सोनिया जी हैं ये इस तरफ से आती हैं तो कितना लगता है इनके लिए? 18 मिनट लगता है। ठीक है, 18 मिनट लगता है। फिर वहीं से जब रवि चलता है एक चक्कर लगाने में, रवि के लिए यहाँ से फिर रवि निकला, फिर रवि के लिए जो समय लगा, कितना लगा हमारे रवि को? 12 मिनट लगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः एक ही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलते हैं कि अब हम जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम, तो सबसे बड़ी संख्या में मिलेगी कि जो 12 एवं 18 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, 12 एवं 18 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो देखिए, सोनिया के लिए कितना समय लगा? 18 मिनट, और रवि के लिए कितना लगा? 12 मिनट। तो हम क्या करते हैं कि 18 एवं 12 क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 18 क्या हो गया हमारा? 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18 हो गया। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया। तो इनका जो एलसीएम आया हमारा, ये कॉमन 2 है, 3 गुणते 3 गुणते 2। ठीक है, ये 3 भी कॉमन है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, 18 दूना 36। कितना आया हमारा एलसीएम? 36। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों रवि और सोनिया आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। ठीक है, गुड बाय दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, जिससे कि वे भी कक्षा 10वीं की मैथ पढ़ सके सबसे सरल भाषा में। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।